हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ द डे 19th। डे 19 के टेस्ट को देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड थ्रू एमसीक्यूज़ वाले टॉपिक में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो जो टॉपिक्स है इंडियन ज्योग्राफी से ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड फॉर इंडियन इकॉनमी इट्स नेशनल इनकम एंड जीडीपी कैलकुलेशन। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसकी समझ अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं जीडीपी की बात करता हूँ तो आपको पता चलना चाहिए कि जीडीपी में किस फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे नॉमिनल जीडीपी की अगर बात हो या फिर रियल जीडीपी की बात हो। ठीक है, जैसे अभी देखो अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो नॉमिनल जीडीपी के टर्म में जीडीपी की कैलकुलेट करती है। नॉमिनल में आपको ग्रोथ रेट के साथ इन्फ्लेशन को भी ऐड करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन को अगर आप ऐड करते हो इवन दो यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स बट फिर भी आपको जीडीपी थोड़ी अच्छी लेवल पे दिखेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव डाटा होता है इन रियल। लेकिन अब जो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है वी विल टॉक अबाउट दैट ओनली, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ठीक है, चलो नॉमिनल जीडीपी की जब बात करेंगे तो करंट ईयर पे चलती है, रियल जीडीपी की बात करेंगे तो ये बेस ईयर पे चलती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, वैसी गुड्स जो कि डेप्रिशिएट करेंगी धीरे धीरे वेयर एंड टियर होती हैं, डेप्रिशिएशन फैक्टर वहाँ पे ऐड होता है। डेप्रिशिएशन रिप्रेजेंट करता है कि कितना कोई एसेट वैल्यू जो है वो यूज हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है इट इज़ अ मेजर ऑफ अकाउंट फॉर द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यू टू देयर वेयर एंड टियर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो मॉनेटरी वैल्यू होती है किसी एसेट्स की वो डिक्रीज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब एक टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में ही। कीवर्ड्स याद रखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वेयर एंड टियर होगा या फिर उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ओल्ड होते जा रही है। ठीक है, जो डिक्रीज होता है, जो भी फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ उसको हम लोग मेजर करते हैं डेप्रिशिएशन के फॉर्म में। डेप्रिशिएशन जो है एक एनुअल डेप्रिशिएशन इज बेसिक क्या है, एक एनुअल अलाउंस है फॉर वियर एंड टियर ऑफ एनी कैपिटल गुड। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखो पहले तो ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, करेक्ट पूछा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड कह रहा है अनएक्सपेक्टेड सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएशन वैल्यू। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। डेप्रिशिएशन अगर किसी फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स की बात करें तो नॉर्मल वियर एंड टियर की बात करेंगे, फॉर्च्यून ऑब्सोलेसेंस अगर होगा तो फिर बात करेंगे। डेप्रिशिएशन का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी अनएक्सपेक्टेड या फिर सडन डिस्ट्रक्शन को भी अकाउंट में लो। ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गया, वैसे चीज़ों को, वैसे सर्कमस्टांसेस को आप इसमें ऐड नहीं करोगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। थर्ड कह रहा है इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ एसेट्स। एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इकोनॉमीज जो होती है वो डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इकोनॉमीज डिसाइड एंड अनाउंस द रेट ऑफ विच, जिससे असेट्स जो होंगे वो डिप्रिशिएट करते हैं। ये बेसिकली किया जाता है इंडिया में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसके द्वारा किया जाता है, बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री। ये ध्यान रखना है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, चलिए तो ये एकदम आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली टू हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान समझिए। इकॉनमी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना कभी भी कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि कहाँ पे किस पॉइंट पे हमें पहुँचना है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आप अगर एक बेस ईयर ले लो। ठीक है, एक करंट ईयर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, बेस ईयर में अगर मान लो आप किसी चीज़ को बाई करते थे। ठीक है, जैसे मान लो 1 kg अनियन खरीदते थे मान लो 50 रुपीज़ में। ठीक है, 50 रुपीज़ में खरीदते थे, ये अनियन की प्राइस हो गई। और अगर मान लो बेस ईयर अगर मान लेते हैं 2017-18। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें तो कुछ भी ले लो, शुगर ले लो। ठीक है, तो आप मान लो 40 रुपीज़ खरीदते थे पर kg। तो अगर आप एक एक यूनिट खरीदे या एक एक kg खरीदे ना तो आपकी जो बेस ईयर पे जीडीपी होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1 × 50 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़। क्लियर है, आपने प्रोड्यूस किया है एक, मतलब आपने परचेज किया है एक, 50 रुपीज़ पे लग रही है तो ये जुड़ गया, टोटल 90 हो गया।
ठीक है। अगर हम लोग करंट ईयर की बात कर लेना तो मान लो इन्फ्लेशन, यहाँ पे प्रोडक्शन तो देखते ही हैं, ग्रोथ देखते ही हैं, साथ में एक और फैक्टर होता है इन्फ्लेशन, उसको जरूर कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये करंट ईयर की बात कर लेते हैं। तो मान लो अभी अनियन की प्राइस मान लो 70 रुपीज़ हो गई है, और अगर हम लोग शुगर की बात कर लेते हैं तो 60 रुपीज़ हो गई है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 70 + 1 × 60, कंसिडरिंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड जो हम लोग खरीद रहे हैं 70 और 60। ठीक है, तो ये हो गया आपको 70 60 130 रुपये हो गए। तो देखो ये हमारा नॉमिनल जीडीपी हो गया, ये हमारा बेस ईयर जीडीपी हो गया, रियल जीडीपी हो गया। अब आप खुद देखो तो आपको यहाँ पे जीडीपी बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन आप मुझे बताना यहाँ पे हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्या? अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो क्या जो अगर हम लोग सप्लाई साइड की बात करें, प्रोडक्शन साइड की बात करें, तो क्या वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी क्या? समझ में आ रहा है? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझो कि अगर मान लो कि आपके यहाँ कोई भी अगर बिजनेसमैन है, उसके अगर बिजनेस में, इंडस्ट्री में, कोई भी सेगमेंट में प्रोडक्शन बहुत नहीं हो रही है तो वो ले ऑफ करेगा, ऑब्वियस ले ऑफ करेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। आप देखो यहाँ पे प्राइसेस तो बढ़े लेकिन प्रोडक्शन यूनिट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन वो कैरी आउट कर रहे हैं तो जीडीपी ज़्यादा दिख रहा है। तो ये कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, मैनिपुलेशन ऑफ जीडीपी डाटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो जीडीपी जो हल्ला होता है ना, कहीं पे भी सुनते हो, यूट्यूब पे सुनते हो ये जीडीपी क्या है, कोई भी एक अगर आके इस पे एक्सप्लेन करते हैं ना, तो पहले समझो कि जीडीपी है क्या। ठीक है, मेरी अगर सैलरी की बात करें और अगर अंबानी की सैलरी की बात करें तो दोनों जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो पर कैपिटा इनकम, कहीं भी ना अगर आपको इकोनॉमी को समझना है ना तो पीसीआई पे फोकस करना, पर कैपिटा इनकम पे फोकस करना, आपको तब समझ में आएगा कि आप कहाँ हो। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशंस पे मत रहना। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 2 कह रहा है विथ रेफरेंस टू द मेथड ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेशन फॉर जीडीपी कैलकुलेशन। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In a fixed base year index, weight assigned to various economic activities and goods automatically changes as the economy changes structurally। मतलब अगर हम लोग इकोनॉमी में के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो जो भी फिक्स्ड बेस मेथड के थ्रू जो वेट असाइन होते हैं बहुत सारे वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे या फिर गुड्स पे, वो खुद पे खुद चेंज हो जाते हैं। तो देखो ऐसा नहीं होता है, किसी एक फैक्टर के चेंज होने से डायरेक्टली आपको वो जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज नहीं होगा। बेसिकली ये पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कोई भी फिक्स्ड बेस इंडेक्स की बात करेंगे, जो भी वेट असाइन होता है वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे या फिर किसी गुड्स पे, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंडीशन से चेंज होने से नहीं बदलता है, कम से कम 2 कंडीशंस चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक शुड चेंज इट्स स्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन टू चेंज द वेट एंड बेस। मतलब इकोनॉमी खुद तो चेंज करेगी अपने स्ट्रक्चर को, और गवर्नमेंट जो होगा वो एक्शंस लेंगे जो बेस होता है उसको चेंज करने के लिए। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए, तभी ये स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है इन चेन मेथड द बेस पीरियड कीप्स चेंजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो जो बेस पीरियड होता है वो ईयर टू ईयर शिफ्ट होता है चेन मेथड में। देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक चेन मेथड में जो बेस मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि बेस पीरियड को फिक्स नहीं रखते हैं। ठीक है ना, जो बेस पीरियड होगा वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, इस मेथड में जो इमीडिएट ईयर होता है ना, इमीडिएट ईयर दैट इज प्रेसिडिंग द वन फॉर विच द प्राइस इंडेक्स हैज टू बी कैलकुलेटेड, उसको हम लोग बेस ईयर को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड कर रहा है अनलाइक फिक्स्ड बेस मेथड चेन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इफ डाटा ऑन प्रीवियस ईयर इज नॉट अवेलेबल। बिल्कुल करेक्ट है, यह एक डिसएडवांटेज है। देखो चेन मेथड तो नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि जब तक हमारे पास प्रेसिडिंग या फिर सक्सेडिंग डाटा अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग इस मेथड को आगे की ओर यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको बेस ईयर को डिफाइन ही करना होगा उसी मेथड को यूज़ करके, आगे वाले मेथड को यूज़ करके। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा यहाँ पे 2 और 3 करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2, दैट इज बी। क्लियर है? चलिए, अब कह रहा है विथ रेफरेंस टू जीडीपी डिफ्लेटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, नॉमिनल बाई रियल जीडीपी। चलिए, वैसे ऑलरेडी मैंने आपको नॉमिनल और रियल के बारे में डिफरेंस बता दिया है कि नॉमिनल जीडीपी जो होता है उसमें 2 फैक्टर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और जो रियल जीडीपी होता है उसमें बेस को कंसीडर करते हैं। ठीक है ना,
उसमें रियल फैक्टर को कंसिडर करते हैं। चलिए अगर बात करें, कह रहा इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एज अगेंस्ट होलसेल प्राइस इंडाइसेस। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर की बात कर लेंगे। देखो डिफ्लेटर जो होता है वो कवर करता है इंटायर रेंज ऑफ गुड्स को। जब भी हम लोग बात करेंगे डिफ्लेटर के केस में दो केस होता है ना, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इस दोनों में आपको ये कंसिडर करना है किस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। लेकिन पहले हम लोग डिफ्लेटर की बात कर लेते हैं। डिफ्लेटर जो होता है वो कवर करता है इंटायर रेंज ऑफ गुड, मतलब जो भी गुड्स होंगे जो आपके बास्केट के होंगे वो इंटायर गुड्स को ये कंसिडर करता है। ठीक है, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे किसी लिमिटेड कमोडिटी बास्केट के बारे में, जैसे होलसेल या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर लें, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है जहां पे आप कंप्लीट आपकी एक बास्केट है, मान लो आपका एक बास्केट है जिससे आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो। बास्केट ऑफ गुड्स से जीडीपी कैलकुलेट होता है, किसी इंडिविजुअल गुड्स से नहीं होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो मान लो आप इस बास्केट से कैलकुलेट कर रहे हो जीडीपी को, तो अगर मान लो इसमें सारे कंपोनेंट को ऐड कर रहे हो या फिर मान लो WPI CPI ले लो, उसमें कुछ को नेग्लेक्ट में किया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है जिस प्लेट में जितना ज़्यादा वेराइटीज़ होंगे उस प्लेट वो जो प्लेट होगा वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्लियर है। सेकंड कह रहा है अनलाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जीडीपी डिफ्लेटर अकाउंट्स फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज वेदर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली और आउटसाइड। देखो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। जीडीपी डिफ्लेटर रिफ्लेक्ट करती है प्राइसेस को, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुए हैं हमारे कंट्री में। लेकिन सीपीआई की बात करें तो वो रिफ्लेक्ट करती है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक कंज्यूमर के द्वारा ब्रॉड डाउन भी किया गया है। जैसे मान लो आप बाहर से मंगा भी रहे हो ना प्रोडक्ट को, तो वो भी सीपीआई में ऐड हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो। वैसे मैं एक टेबल दे दूंगा आपको किसमें कौन सी प्रोडक्ट को कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, लेकिन डिफ्लेटर के केस में डिफ्लेटर जो होता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं। सीपीआई की अगर बात करेंगे तो इसमें अगर कोई मान लो मैं कंज्यूमर हूँ और जैसे मान लो जैसे कहते हैं ना जोक में कि फ्रांस से दूध मंगा के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं फ्रांस से कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ मंगा के, तो जो प्रोडक्ट बाहर का है उसे मैं अपने लैंड पे यूज़ कर रहा हूँ तो वो भी सीपीआई में ऐड हो जाएगा। लेकिन जीडीपी में ऐसा तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि जीडीपी में बात ही आती है कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। थर्ड कह रहा है इन इंडिया जीडीपी डिफ्लेटर डाटा इज ओनली अवेलेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस अलॉन्ग विद द जीडीपी एस्टिमेट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें ये आपको अवेलेबल है ओनली ऑन क्वार्टरली बेसिस अलॉन्ग विद जीडीपी एस्टिमेट्स। जबकि सीपीआई या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर लेते हैं वो आपको हर एक मंथ पे रिलीज किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर जिसको हम लोग इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं, यह एक मेजर होता है इन्फ्लेशन का। जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी माइनस नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो आपको यहां पे स्टेटमेंट 3 करेक्ट है एंड 1 करेक्ट है, तो ओनली 2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो WPI CPI PPI जीडीपी डिफ्लेटर और हाउसिंग प्राइस इंडेक्स अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका तो क्लियर हो गया। चलिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी की बात कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म ग्रीन जीडीपी। नाम से ही क्लियर है। कह रहा इट इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन सस्टेनेबल एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। रॉन्ग। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली क्रिएटेड बाय द क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटीज। ये भी रॉन्ग है। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर मॉनेटरी लॉस ड्यू टू द एनवायरमेंटल डैमेज। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो जब भी आप जीडीपी की बात करोगे तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि यह एक स्टैटिस्टिक है जो कि कैलकुलेट करता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ नेशंस इकोनॉमी। ठीक है, और साथ साथ में ही टेरिटरी की बात जरूर करना। ठीक है, टेरिटरी की बात करना जरूर। जीडीपी की बात करें टेरिटरी की बात जरूर करना। ठीक है, नेशनल इनकम की बात करें तो इंडिविजुअल की सिटीजनशिप की जरूर बात करना। ठीक है, ये दोनों अगर कीवर्ड आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस पॉइंट को समझना। चलो अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड जीडीपी को तो एक स्टैटिस्टिक है जो कैलकुलेट करती है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी नेशन की इकोनॉमी में
किसी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी भी कंट्री का, तो नेचुरल कैपिटल्स को भी ध्यान रखते हैं। नेचुरल कैपिटल कहने का क्या मतलब हुआ, रॉ मटेरियल्स जैसे कि टिम्बर हो गया, वाटर हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फर्टाइल सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब तो ये एज एन इनपुट यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है ना, तो इनको भी आप अकाउंट करोगे। क्लियर है? चलिए, अगर हम लोग बात करें तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, उनको आप अकाउंट नहीं करते थे पहले, लेकिन ग्रीन जीडीपी एक कंसेप्ट आया, ठीक है। तो बेसिकली यह इन चीज़ों को भी एक फैक्टर में रखता है रॉ मटेरियल के फॉर्म में, जो कि नेचर के द्वारा फ्रीली अवेलेबल है हमारे लिए, ठीक है ना। नेचर के द्वारा अवेलेबल भी है और मॉनेटरी लॉस भी कॉज करता है, क्योंकि इनका कंटिन्यूस डिप्लेशन हो रहा है इन रिसोर्सेज का, या तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन कह लो, या फिर एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से कह लो, या फिर पॉल्यूशन की वजह से कह लो, या फिर सस्टेनेबिलिटी नहीं होने की वजह से कह लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अब कह रहा है क्वेश्चन, सपोज द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली इन सच अ सिनेरियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। चलो, जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, जीडीपी बढ़ रहा है। हालांकि इन क्लियर करना चाहिए किस जीडीपी की बात हो रही है, नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है या फिर रियल जीडीपी की बात हो रही है, ठीक है। अब चलो, अभी की गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, तो वो नॉमिनल पे ज़्यादा खेलते हैं, तो हम लोग नॉमिनल की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, कह रहा है द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज इंक्रीजिंग विद इन द मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास ऑफ द सेम प्रोपोर्शन। कैसे बात कर रहे हो? चलो मान लेते हैं, हम अपने देश की बात कर लेते हैं। ये हो गए मान लो अंबानी, अदानी, टाटा, और ये हो गए हम आप, ठीक है। चलो, अब मान लो ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में। जीडीपी तो ओवरऑल देखा जा रहा है, इनकी कंट्रीब्यूशन को भी ऐड किया जा रहा है, हमारे कंट्रीब्यूशन को भी ऐड किया जा रहा है, ठीक है। हमारा पर कैपिटा इनकम मान लो 6 लाख पर एनम है, इनका 6 बिलियन पर एनम है। तो दोनों जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में, तो किस तरीके से इक्वल होगा, प्रोपोर्शन कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो जीडीपी अच्छी दिख रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन इज एक्यूमुलेटेड इन सम ऑफ द हैंड्स। तो ये वाली कंसेप्ट जो होती है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनइवन, अनइक्वल इन चीज़ों में आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मे मीन दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीजेज फास्टर विद इन द मिडिल क्लास दैन विद इन द लोअर क्लासेस। बिल्कुल, जो ऊपर है वो और अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इसको नहीं कह सकते हो द इनकम इनइक्वालिटी इज डिक्रीजिंग इन द कंट्री। ये कहना तो साफ ही वाहियात होगा। इनकम इनइक्वालिटी कैसे घट रहा है? बिल्कुल नहीं घट रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, जाते जा रहा है। जो जीडीपी राइज हो रहा है, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो इनइक्वालिटी बढ़ भी सकती है, इनइक्वालिटी थोड़ी सी मिनिमाइज भी हो सकती है। लेकिन आप कह रहे हो कि डिक्रीज हो रहा है स्ट्रिक्टली, दिस इज नॉट करेक्ट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इज इंक्रीजिंग। जीडीपी की बात करें तो टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। तो अपनी कंट्री के टेरिटरी की बात करेंगे, खुद के जमीन की बात करेंगे, हमारे धरती पे अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। अब ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो जीडीपी के बढ़ने से अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जीडीपी जो होता है वो बेसिकली टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स है। समटाइम्स ये भी होता है कि जीडीपी तो इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे मान लो ये नॉमिनल जीडीपी की बात कर लो ना, नॉमिनल की मैंने ऑलरेडी समझाया आपको कि मान लो प्रोडक्शन कांस्टेंट है, 6 kg अनियन ही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर उसी अनियन की प्राइस आप पहले 40 रुपीज़ पे करते थे, अभी 80 रुपीज़ पे करते थे, चलो 6 kg के मान लो तो ये 240 रुपये हुए। मान लो 6 साल पहले 240 रुपये पहले देता था, अभी देख लो 6 kg अनियन की 80 रुपीज़ से तो 480 रुपीज़ दे रहा है। तो यहाँ देखो प्राइस तो बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है वो प्रोडक्शन की वजह से नहीं बढ़ रहा है। प्रोड्यूस तो अभी भी 6 kg हो रहा है, प्रोडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी ऐड हो जा रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को भी कंसीडर कर रहे हो आप, अलॉन्ग विद द ग्रोथ, अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन। तो इन्फ्लेशन को कंसीडर कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हो रही है हमारे कंट्री में वो इंक्रीज हो रही है। स्ट्रिक्टली दिस इज नॉट ट्रू, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ कह रहा है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिक्लाइनिंग इन द कंट्री। फिलिप कर पे जाओ, समझ में आएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा समहाउ समवॉट, आप ये देखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन ये हर समय हर चीज़ों के लिए, हर कंडीशन के लिए करेक्ट नहीं है। अगर बात करें
किसी भी कंट्री में, किसी भी लोकेशन में, किसी भी टेरिटरी में डिक्रीज इन द जीडीपी ये रिफ्लेक्ट करता है कि डिक्रीज इन द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट राइज होता है तो नेचुरल रिजल्ट है कि जीडीपी इंक्रीज हुई है। ठीक है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस भी हैं ना जहां पे जॉबलेस ग्रोथ भी देखा गया है। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है कि कांस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट है डिस्पाइट राइजिंग जीडीपी। तो स्ट्रिक्टली आप इस चीज़ों को नहीं कर सकते, ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट पूछ रहा है तो नन हो जाएगा आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर रखना है अपने आप को तो ये ऐसे क्वेश्चंस को देखो, ऐसे क्वेश्चंस को लगाओ, अच्छा रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ बेस ईयर यूज्ड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इंडिया। बेस ईयर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देखो समझते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है विथ रेफरेंस टू कंसेप्ट ऑफ बेस ईयर यूज्ड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ बेस ईयर। चलिए देखते हैं, बेस ईयर कंसेप्ट को स्टिक रहना है। फिर पूछ क्या रहा है, देखते हैं पूछ क्या रहा है। स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, देखो तरीका तो यही है, पहले आपको ये, उसके बाद फिर ये देखना है, फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस पढ़ना है। ऑप्शंस पढ़ो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको नीचे से ऊपर पढ़ना चाहिए। द बेस ईयर इज रिवाइज इन एवरी 10 ईयर। हर 10 साल में बेस ईयर रिवाइज होता है। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो बेस ईयर है, देखो आप देखोगे 2004-05 से लेके 2000 फिर चेंज हुआ, फिर 2011-12 हुआ। ठीक है, तो 10 साल वाला कंसेप्ट तो है नहीं, फेल कर गया यहीं पे। तो बेस ईयर एक बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, और ये एक वे प्रोवाइड करता है कि आप कंपेयर कीजिए करेंट एंड पास्ट इकोनॉमिक कंडीशंस को, कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन ऑल्सो। ठीक है, इट इज देयर फॉर क्रूशियल्स टू इंश्योर रेगुलर अपडेटिंग ऑफ द बेस ईयर। अब बिल्कुल सही बात है, अगर आप मान लो 2002 में किए थे, फिर अगर 2023 में ले रहे हो तो कोई मतलब तुक नहीं बनता कि 20 साल के गैप को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, फिर चेंज इन रेट को, या फिर इन्फ्लेशन को, इन चीज़ों को आप इतने ज़्यादा डिस्टेंस से नहीं कैरी कर सकते हो। कैरी जितना कम से कम कर रखो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये कंडीशन है और ये क्रूशियल भी है कि आप इंश्योर करो रेगुलर अपडेटिंग ऑफ द बेस ईयर, जिससे क्या होता है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो चेंज किया है, उसकी कर्व किस तरीके से शिफ्ट हुई है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट के लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इसको रिवाइज किया जाएगा बेस ईयर को हर 10 साल में। तो ये हमारा एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, प्रेजेंट बेस ईयर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज 11-12, बिल्कुल करेक्ट। जो बेस ईयर है वो मोस्ट रिसेंट नेशनल अकाउंट सीरीज का वो 2004-05 था, उसको चेंज कर दिया गया, अल्टर कर दिया गया 2011-12 में। जो बेस ईयर प्राइसेस था, जिसको हम लोग कांस्टेंट प्राइसेस भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखा गया। तो अभी जो बेस ईयर है वो 11-12 हो गया है। क्लियर है, तो ये हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। थर्ड करा द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, आगे से मैं इसको सिर्फ मॉस्पी पढ़ूंगा, इज द मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द न्यू बेस ईयर। तो मॉस्पी जो है वो डिसाइड करता है न्यू बेस ईयर को, बिल्कुल करेक्ट है। द चेंज इन द बेस ईयर जो कैप्चर करता है एक्चुअल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी को, उसको लाता है मॉस्पी। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। फोर्थ कह रहा है पीरियोडिकल रिवीजन ऑफ बेस ईयर इज नीडेड टू बेटर कैप्चर द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। तो पीरियोडिक कैलकुलेशंस तो होने ही चाहिए। ठीक है, आपको अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं उसको अगर आप देखना चाहते हो तो आपको वैसे स्क्रीनशॉट्स चाहिए जो आपको बताए कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएशंस हो रहे हैं, यहाँ पे ये वेरिएशंस हो रहे हैं। आपको इस तरीके से चीज़ों को समझना चाहिए, किस तरीके से रेट कहाँ फॉल कर रहा है, कहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से कहाँ पे किस कमोडिटी या फिर प्राइस पे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो पीरियोडिकल रिवीजन फॉर बेस ईयर इज नीडेड टू फॉर बेटर कैप्चर द स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ओनली 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कह रहा विथ रेफरेंस टू द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। चलिए, कह रहा है लो GII वैल्यूज इंडिकेट लो लेवल ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मेन इन अ कंट्री। देखो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि GII जो होता है उसकी जो रेंज होती है GII जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसकी रेंज 0 to 1 होती है। ठीक है, 0 से 1, 0 का मतलब क्या है, व्हेन वुमेन एंड मेन फेयर इक्वली, एंड 1 व्हेन मेन एंड वुमेन फेयर पुअरली कंपेयर टू अदर इन ऑल डायमेंशंस। तो यहाँ पे बेस्ट, यहाँ पे वर्स्ट। ठीक है, ये उल्टा चलता है, ध्यान रखना, अल्बेडो की तरह 0 to 1 मत ले जाना। GII इंडेक्स जो होता है
0 to 1 रेंज करेगा। 0 मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्या हुआ, जब वुमेन और मेन जो है वो इक्वली फेयरली इक्वल है, और 1 मतलब जब मैन एंड वुमेन फेयरली पुअरली कंपेयर्ड है सारे डायमेंशंस में। देखो अगर बात करें, ये इंडिकेट करता है लो GIA वैल्यू इंडिकेट्स लो लेवल ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन एंड वाइस वर्सा। तो 0 इज द फेयरर एंड 1 इज नॉट फेयर। ठीक है, तो हमारा पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहां पे यही ध्यान रखना है 0 to 1 की वैल्यू को। सेकंड कह रहा है इट रिफ्लेक्ट्स इनइक्वालिटी इन 3 डायमेंशंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी की बात होगी, जेंडर इनइक्वालिटी की बात होगी। होता है, इसका मेन रीज़न ये है, मान लो कि अगर कोई वुमेन किसी चाइल्ड को बर्थ दे रही है, ठीक है, तो उनके लिए वर्क प्लेसेस पे जो क्रीचेस का हो गया, या फिर उनको जो छुट्टियां होती हैं उनके लिए भी सेगमेंट्स होते हैं। तो उन छुट्टियों को लेकर के बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ ना हो। बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे लोग इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वुमेन को रिक्रूट ही नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये भी एक कंडीशन है। बिल्कुल जो GI है वो इशूज़ जो देखते हैं जेंडर इनइक्वालिटी को, वो प्रिपेयर करते हैं कंपोजिट मेजर्स को। 3 डायमेंशंस को यूज किया जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट, इसको आप REL से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। इट इज़ रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा। ठीक है, जो सिमिलर काइंड ऑफ रिपोर्ट जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये सब भी रिलीज करती। अगर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो वो निकाला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकाला जाता है। GI मतलब जनरल इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो हमारा तीसरा रॉन्ग हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हुआ, आंसर हमारा B हो जाएगा। अगर इसी में जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें, या एक इंडेक्स है जो मेजर करता है जेंडर डिस्पैरिटी को, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट यूज्ड इन रिलेशन टू द एस्टिमेशन ऑफ GDP। देखो, फैक्टर कॉस्ट की बात आए ना तो दिमाग में लाना हमेशा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये दिमाग में रहेगा तो समझ में आएगा कि चीज़ें हो क्या रही हैं। ठीक है, चलो, अगर बात करें तो GDP कैलकुलेशन फॉर मार्केट प्राइस कंसेप्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन GDP एट फैक्टर कॉस्ट। देखो, एक चीज़ तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस अगर कभी कभी आपको समझ में आए ना आए, लेकिन ऑलवेज वर्ड यूज रहे ना तो उस पर 2 बार सोचो। यहाँ पे चांसेस काफ़ी हाई होती हैं कि ये स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा होगा, लेकिन चांसेस हाई रहते हैं। 95% आप श्योर हो कि ये रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एट प्रेजेंट GDP ऑफ इंडिया इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट ओनली, तो ये भी स्टेटमेंट दोनों का दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। पूछ रहा है करेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2। क्लियर है? चलो, GDP कैलकुलेशंस तो पता ही होगा आप लोग को, है ना। तो क्या होता है, GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू GDP कैलकुलेशन एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडी से। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा भाई। अगर मान लो सब्सिडाइज नहीं है चीज़ें तो 0 कर दो, तो सब्सिडाइज नहीं है तो क्या हो जाएगा, GDP एट मार्केट प्राइस, ऑब्वियसली GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट अगर निकालोगे तो GDP एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस आ जाएगा। ठीक है, तो वैरी तो आ ही जाएगी, टैक्सेस का डिफरेंस बन रहा है ना। क्लियर है? तो हमारा ये तो हाईली इनकरेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है एट प्रेजेंट GDP इन इंडिया इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। तो याद रखना एक चीज, मोदी जी आए ना तो वो मार्केट प्राइस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट प्राइस पे अगर आप करोगे थोड़ा सा मैनिपुलेटिव डाटा आते हैं। ये आपको मैंने ऑलरेडी समझाया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वहाँ पे आप ध्यान रखना इन चीज़ों को। मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे, इन्फ्लेशन भी ऐड होगा। कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन आपको GDP ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एट प्रेजेंट जो भी हमारी GDP है वो कैलकुलेट करती है मार्केट प्राइस के बेस पे, नॉट कंसिडरिंग द फैक्टर कॉस्ट। जबकि GVA की बात कर ले, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड की, तो वो कैलकुलेट किया जाता है बेसिस प्राइसेस पे,
ना कि मार्केट प्राइस पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया। जीडीपी इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैक्रो इकोनॉमिक डाटा गैदरिंग और स्टैटिकल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, ठीक है। ये रिलीज करती है इंडिया की जीडीपी डाटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट, जहां भी नेट टर्म आ जाए ना वहां पे एकदम दिमाग में सेट कर लो कि डेप्रीशिएशन को लगाना है, ठीक है, डेप्रीशिएशन को के फैक्टर को लाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया आपको ये जो आ गया, मान लो ये ग्रॉस है, ग्रॉस नेट तभी बनेगा ना जब आप इस चीज़ को कंसिडर करोगे, किस चीज़ को, डेप्रिशिएटिंग वैल्यू को। ये कंप्लीट सर्कल अगर हमारा नेट ग्रॉस हो गया तो ये जो फैक्टर इसमें से हम माइनस कर देते हैं, मान लो ये एक्स इसको माइनस कर देंगे, तो इस पूरे में सर्कल में से माइनस एक्स करोगे तो वो हमारा नेट हो जाएगा, ठीक है। नेट डाटा, नेट जब भी आएगा ना तो डेप्रिशिएशन फैक्टर को आप इन्वॉल्व कर ही लेना दिमाग में। जैसे नेशनल इनकम आएगा तो समझ लेना हमारे नेशनल्स की बात हो रही है, सिटीजन्स की बात हो रही है, ठीक है। जैसे जीडीपी आएगा समझ लेना कि हमारे लैंड की बात हो रही है, हमारे टेरिटरी की बात हो रही है। टेरिटरी कहने का क्या मतलब हुआ, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, लेट्स से इंडियन एम्बेसी है इन यूएसए, वहां पे अगर मान लो कोई काम कर रहा है, ठीक है, इंडियन एम्बेसी में कोई काम कर रहा है, तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देगा या नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन देगा या दोनों में देगा, ये बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कोई एक अमेरिकन है वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, कोई एक अमेरिकन है जो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, वो इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। याद रखना मैं पूछ रहा हूँ कोई एक अमेरिकन है जो इंडिया में यूएसए की एम्बेसी में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा या फिर नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगा या दोनों में कंट्रीब्यूट करेगा, ये बताना, ठीक है। चलो तो इट टेक अकाउंट इन द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। ऑब्वियसली स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्लियर है। चलिए जब भी बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट की तो ये कंसिडर करता है कंट्री के सिटीजन्स को, ठीक है, और साथ साथ में ही डेप्रिसिएशन वैल्यू को भी ये कंसिडर करता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 का राइट इंक्लूड्स इनकम अर्नड बाय सिटीजन्स फ्रॉम अब्रॉड। इट इंक्लूड्स इनकम अर्नड बाय सिटीजन्स। देखो सिटीजन्स जो हमारे बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी बात करो नेशनल्स की तो ध्यान रखो सिटीजन्स का, तो ये भी करेक्ट हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। बस कीवर्ड्स को ध्यान रखो, कीवर्ड से तुम आराम से एमसीक्यू निकाल ले जाओगे, ठीक है, इवन दो आप कंसेप्ट नहीं पता है फिर भी। थर्ड कह रहा है इट कंसीडर्स इनकम जनरेटेड इन द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के इनकम को काउंट करना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि नो स्पेशल मैकेनिज्म अभी तक फॉलो किया गया है जो कंसिडर करता है वैसे इनकम्स जो जनरेट किए जा रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में इन केस ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। एनएनपी बेसिकली रिलाइज करता है जीडीपी के डाटा पे। जीडीपी इग्नोर करती है वैल्यू ऑफ इनफॉर्मल और अनरिकॉर्डेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, जिसको आज जॉब मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा है, कल मिल रहा है, परसों नहीं मिल रहा है, तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई डाटा है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। 1 और 2 करेक्ट है तो ओनली 2 हमारा आंसर भी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 11 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड सच दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर इवैल्यूएटेड एट सच कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड सच दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर इवैल्यूएटेड एट सम कांस्टेंट प्राइसेस, एट सम कांस्टेंट प्राइसेस, ऑब्वियसली रॉन्ग स्टेटमेंट। रियल जीडीपी जो होता है वो कैलकुलेट होता है सच दैट गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो इवैल्यूएट किए जाते हैं कांस्टेंट प्राइसेस पे, कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस पे या फिर कांस्टेंट प्राइसेस पे, नॉट द नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सेकंड कह रहा है रियल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस, ऑब्वियसली रॉन्ग स्टेटमेंट है। नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर पे। नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी जो कि करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस पे करते हैं कैलकुलेट। रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, तो रियल जीडीपी की बात करेंगे तो कांस्टेंट प्राइसेस की बात करेंगे, और नॉमिनल की बात कर लेंगे तो करंट की बात कर लेंगे, ठीक है। तभी तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो थोड़ा सा हाइपरबोल होता है रियल जीडीपी से, ठीक है, मैनिपुलेटिव डाटा होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ को भी कंसिडर करते हैं प्लस साथ में और क्या करते हैं, साथ में इन्फ्लेशन को भी कैरी आउट करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं अगर मान लो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं आपका, विदाउट प्रोडक्शन अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो भी जीडीपी बढ़ा हुआ दिखता है, तभी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो हमारा पहला तो रॉन्ग हो गया, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। थर्ड कह रहा है जीडीपी डिफ्लेटर गिव्स एन आइडिया अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्राइसेस फ्रॉम द बेस ईयर। बेस ईयर मान लिए नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, ठीक है।
फिर हम लोग चेक करते हैं कितना डिफ्लेशन हुआ है। अगर मान लो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, ठीक है, जीडीपी अगर ग्रेटर देन 100 आ रहा है मान लो, तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गया। इक्वल्स टू सेम आ रहा है तो नीदर इन्फ्लेशन नॉट डिफ्लेशन। लेस देन 1 आ रहा है तो डिफ्लेशन हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये बेस शेयर बताता है, बेस शेयर को रेफरेंस लेके। तो हमारा तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए, कह रहा द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अंडरलाइन दिस वर्ड इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द टर्म पोटेंशियल जीडीपी। देखो, अगर मुझे पोटेंशियल जीडीपी के बारे में नहीं भी पता हो ना, फिर भी आप इसको नॉर्मल इंग्लिश के टर्म से समझ सकते हो, पोटेंशियलिटी इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं, इट इज द लेवल ऑफ आउटपुट विच एनी इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एट ए कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट। देखो, अगर आप मान लो पोटेंशियल की बात कर रहे हो कि हाँ हम लोग 100 एंड 100 ईयर में इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है आप उस ईयर को नॉर्मल ईयर मान के चलोगे। नॉर्मल ईयर कैसे, अगर मान लो इन्फ्लेशन को हम लोग कंसिडर नहीं, आपको इन्फ्लेशन तो पता नहीं है ना नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, तो अभी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द पोटेंशियल जीडीपी, तो हमें ये तो ध्यान रखना होगा कि चलो भाई इन्फ्लेशन को कांस्टेंट मान के चलते हैं। जो इस साल अभी इन्फ्लेशन है मान लो 4% है तो 4% ही होगा, ये आपको कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा, तभी आप किसी के पोटेंशियल जीडीपी को कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक लेवल होता है आउटपुट का जहां पे कोई इकॉनमी प्रोड्यूस कर सकती है एट ए कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट। ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट बोला है, ठीक है, तो इनकरेक्ट बोला है स्टेटमेंट, तो ये हमारा पहला तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो पहला तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड कह रहा है पोटेंशियल जीडीपी हेल्प्स इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी गैप, बिल्कुल करेक्ट है। जो जीडीपी गैप होता है, आपकी जो इन्फ्लेशन है इस साल अगले साल आप कैलकुलेट कर लो पोटेंशियल को, बीच में जो गैप ज़्यादा दिखेगा तो समझ लो पोटेंशियल जीडीपी गैप है, मतलब पोटेंशियल गैप है, मतलब जीडीपी गैप है। ये डिफाइन करता है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ठीक है। तो हमारा ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड कह रहा है इन्फ्लेशन एंड रिसेशन आर द ओनली डिटर्मिनेंट। देखो, मैंने पहले कहा आपको ना, ओनली वर्ड कहीं आया ना तो वहां पे रुक के सोचो, ओनली, स्ट्रिक्टली, फिर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एट द रेट, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग एट द रेट, खासकर इकोनॉमी में ऐसे टर्म से बहुत खेलता है, तो ध्यान रखना। तो इन्फ्लेशन एंड रिसेशन आर द ओनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी। आप अगर पोटेंशियल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ रिसेशन और इन्फ्लेशन को मत सोचो। मान लो बीच में आ गया कोविड, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, साथ में कैपिटल स्टॉक फैक्टर्स में डेमोग्राफिक फैक्टर भी होते हैं, पार्टिसिपेशन रेट भी होता है, लेबर फोर्स डिपेंडिंग रेशियो भी होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके एफिशिएंसी को डिफाइन करेगा। तो ये स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते, तो हमारा सी आंसर इनकरेक्ट है। कह रहा हायर वैल्यू ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैन लीड टू इंक्रीज इन पोटेंशियल जीडीपी। अगर कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो जीडीपी इंक्रीज होगा, ऑब्वियस बात है, पोटेंशियल जीडीपी इंक्रीज होगा। तो हमारा डी आंसर करेक्ट है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। क्लियर है। चलिए, कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी, जीवीए एडेड इन द इकोनॉमी। देखो, जब भी जीवीए की बात करेंगे तो ये मेजर करता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ मेड बाय, यहां पे एक वर्ड बोलने वाला हूं, कीवर्ड की तरह समझना, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री या फिर कोई भी सेक्टर। तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को भी कैरी आउट करते हैं, ध्यान रखिएगा जीवीए के केस में। इट इज अ मेजर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मेड बाय इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री और सेक्टर। ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए, सेकंड कह रहा है इट गिव्स द पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द कंज्यूमर साइड। ऑब्वियसली रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर साइड्स की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो जीडीपी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंसिडरिंग द जीवीए फैक्टर, तो क्या हो जाता है, जीवीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो यहाँ पे जीवीए कैलकुलेट करते हैं। जो सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन होता है वो यूजफुल होता है पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो कि एडवाइस करेंगे कि कौन से सेक्टर में इनोवेसिव इंसेंटिव्स या स्टिमुलस की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट किया जाएगा डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट स्पेसिफिक पॉलिसीज को। तो जीवीए काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। और साथ साथ में ही जो जीवीए होता है वो एक पिक्चर देता है स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड, नॉट फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड, दैट इज द सप्लाई साइड, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड हमारा इनकरेक्ट है, ओनली 1 हो जाएगा। देखो, ध्यान रखना एक चीज़, इकोनॉमी में कीवर्ड समझना, कीवर्ड को ब्रेक करोगे तो इजी लगेगा सब चीज़ें, और रटोगे तो बहुत भारी लगेगा, ठीक है। चलिए,
ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए इज अ मेजर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मेड बाय एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री और सेक्टर। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, लास्ट क्वेश्चन से ट्रांसलेट लेके आप आराम से समझ सकते हो। सेकंड कह रहा है इन इंडिया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज यूज टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आपको पता होगा इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर किया जाता है एज अ परसेंट रेट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस टिल मोदी गवर्नमेंट से पहले, मनमोहन जी जब थे तब की बात हो रही है। तो जीडीपी में फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जीडीपी में फैक्टर कॉस्ट की कैलकुलेशन को जनवरी 2015 तक आप कंसिडर करना, वहां तक ऐड करते थे, ठीक है ना। तभी तो मनमोहन सिंह जी की जो डाटा है या फिर जो मोदी जी की डाटा है, ठीक है, इकोनॉमी की डाटा की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी की डाटा थोड़ा ज़्यादा मैनिपुलेटिव लगती है, ठीक है। रियल में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये मानना है, आप वैसे भी देख लो, नॉर्मल अगर नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन से देखोगे, रियल से कैलकुलेशन देखोगे, तो मनमोहन जी जो कैलकुलेट करवाते थे वो फैक्टर कॉस्ट पे था। फैक्टर कॉस्ट कहने क्या मतलब हुआ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। मोदी जी किस पे करवाते हैं, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन बढ़े या ना बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उससे मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डाटा मैनिपुलेशन लगता है, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड क्या बात कर रहा है, जीडीपी ऑफ एनी नेशन रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड in all the sectors of that economy during the said year after adjusting the taxes and subsidies। देखो जीडीपी की बात करें एट मार्केट प्राइस तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस अगर कोई सब्सिडी दे रहे हैं मोदी जी तो, ठीक है। तो ये हमारा जीडीपी कैलकुलेशन हो गया। जीडीपी ऑफ एनी नेशन रिप्रेजेंट द सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए बिल्कुल करेक्ट है, in all the sectors of that economy during the said year after adjusting for taxes and subsidized। बिल्कुल ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बनाओगे तो आसान हो जाएगा लाइफ। चलो, कह रहा है which of the following indicators are used by National Statistical Office NSO to prepare the advance estimate of GDP। advance estimate of GDP, advance estimate of GDP ऑब्वियसली बात है 23-24 पे हो, 24-25 की कैलकुलेशन करना है, एडवांस एस्टिमेट करना है, तो एनएसयू जो है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा को रखता है, ठीक है ना। फर्स्ट 7 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में इसको कैरी आउट करता है, ठीक है। सेकंड है आपको एडवांस एस्टिमेट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बिल्कुल क्रॉप प्रोडक्शन का तो करेगा ही करेगा, ठीक है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस हो गया किसी लिस्टेड कंपनी का, किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का, या फिर सितंबर से पहले तक का जो डाटा होगा वो इसमें कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ये तो हो गया। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेटेड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को भी कैरी आउट करता है, साथ में ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के भी डाटास को रखता है, और फ्री टर्निंग ऑफ द रेलवेज का भी डाटा को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे सारे का सारा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, ऑलरेडी 15 has done। Which of the following can be used to measure change in price in an economy। change in price को समझते हैं इकोनॉमी के केस में कौन कौन सी फैक्टर होगी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया है। नॉमिनल जीडीपी को ऑलरेडी समझ चुके हैं और रियल जीडीपी को, डिफ्लेटर पे भी बात हो चुका है, ठीक है। देखो अगर बात करें, अगर हम लोग प्राइस चेंजेस को मेजर करने की बात करते हैं किसी भी इकॉनमी में, तो कंपेयर करते हैं उनको विद चेंज इन द एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। तो चेंज इन द एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी चेंज इन द एक्चुअल प्रोडक्शन को देखेंगे ना, तो इन्फ्लेशन को कंसीडर करेंगे, इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान देंगे। जब आप इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली जब आप इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान दोगे तो सीधी सी बात है जीडीपी डिफ्लेटर तो कंसीडर हो ही जाएगा, साथ में नॉमिनल जीडीपी भी कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर बात किया है, नॉमिनल जीडीपी के बारे में ग्रोथ को कंसीडर करेगा, साथ में ही इन्फ्लेशन को कंसीडर करेगा। जीडीपी डिफ्लेटर तो सिंपल सा रिलेशन ही है, नॉमिनल जीडीपी बाय द रियल जीडीपी। इफ यू आर कंसिडरिंग नॉमिनल जीडीपी, देन in case of GDP deflator it will also affect the change in actual prices और change in the prices in an economy। तो सीधी सी बात है। दूसरा चौथा तो मैं श्योर हूँ, मतलब ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो और देख लेते हैं थोड़ा। नॉमिनल जीडीपी हो गया। अब देखो बात करेंगे सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर के एंड पे प्राइस का इंडेक्स या इंडेक्स होता है प्राइसेस का फॉर द गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है। बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ जो कि किसके द्वारा लाया गया है,
किसके द्वारा फ्रेम किया गया है। एक बास्केट ऑफ कमोडिटी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फूड चीज़ों से कोई कंसिस्ट करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ करोगे, जैसे कॉस्मेटिक्स, जैसे कोई भी चीज़ जो आप अपने मनोरंजन के लिए या किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है CPI भी डिसाइड करेगा कि किस तरीके से जो चीज़ें होंगी वो वैरी करेंगी प्राइसेस को लेके। तो हमारा CPI भी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको WPI कहते हैं। ऑब्वियस बात है, जब हम लोग होलसेल की बात करेंगे, जब भी आप होलसेल की बात करोगे तो कहाँ की बात करोगे, कंज्यूमर एंड की बात करोगे या फिर प्रोड्यूसर एंड की बात करोगे। मैं बात करूँगा प्रोड्यूसर एंड की, ठीक है। तो वहाँ पे भी प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस चेंज इन द इकोनॉमी शो होगा, तो 5th हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे बात बताओ रियल GDP की, रियल GDP में सिर्फ प्रोडक्शन की बात होगी, इन्फ्लेशन कंसिडर करेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस इन प्राइस को रियल GDP जज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमारा 1 नहीं होगा, बाकी सारा होगा, तो हमारा आंसर C हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फॉर अ कंट्री। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो जब बात करते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो जान लो, मान लो कोई भी एक आदमी है, वो USA जा रखा है, ठीक है, वो वहाँ कमा रहा है। दूसरा कोई एक, मान लो ये इंडिया है, ठीक है। जब इंडिया की बात करेंगे, ये इंडिया हो गया, ये USA हो गया, ठीक है। USA में आप गए हो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, इंडिया भेज रहे हो, ठीक है। जब आप इंडिया भेज रहे हो तो यहाँ से कुछ पैसा आ रहा है हमारे लैंड पे, X मान लो, इसको X मान लो, ठीक है। आपके कंट्री में जैसे हमारे इंडिया में बैठा है एक इंसान जो USA का है, ठीक है, वो यहाँ से कमा रहा है, क्लियर है, और कमा के भेज रहा है USA Y, ठीक है। तो नेट फैक्टर क्या होगा, जो हमारा इनकम होगा फ्रॉम द अब्रॉड सेक्शन, वो क्या हो जाएगा, X माइनस Y, यही होगा ना, यही तो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्लियर है, समझ रहे हो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड विल कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, किसी एम्प्लॉयज़ की कॉम्पनसेशन, कोई भी एक प्रॉपर्टी है उससे आया हुआ रेंट, एंटरप्रेन्योरशिप से आया हुआ इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड या प्रॉफिट, या फिर आपने कुछ री इन्वेस्ट किया, उससे कुछ अर्निंग हुई फॉरेन कंपनीज में, और फिर नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट्स कंपनीज अब्रॉड, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखते हैं नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स रेंट, ठीक है। अब देख लो यार, सीधी सी बात है, जैसे ओयो हो गया, मान लो वो कहीं पे जाके फॉरेन में अपनी आउटलेट खोलता है, वहाँ से वो कमाता है, ठीक है, वो पैसा इंडिया आ रहा है, वो भी तो नीफे में आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, बिल्कुल। फिर नेट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल ये तो कंसिडर होगा ही होगा, ठीक है। और नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट्स कंपनीज अब्रॉड, ये भी होगा। मतलब सीधी सी बात है, जो हमारे लोग कमा के भेज रहे हैं, जो आपके लोग कमा रहे हैं और आपको भेज रहे हैं, दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सारे हो जाएंगे, आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब कह रहा था फैक्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड्स विच आर द फॉलोइंग। फैक्टर कॉस्ट की बात होती है, सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया, जहाँ फैक्टर कॉस्ट की बात आएगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात आएगी, फैक्टर्स पेमेंट की बात आएगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। दिमाग में बस यही रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। भाई ये चारों फैक्टर्स को दिमाग में रखना। रॉ मटेरियल्स, ठीक है, लैंड एंड लेबर, कैपिटल, लेबर ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल। लेकिन टैक्सेस इंक्लूड होते हैं क्या उसमें? बिल्कुल नहीं होते हैं। तीसरा हटा दो, एलिमिनेट कर दो, 1 and 2 ओनली हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा,
करेक्ट आंसर बोल रहा था। देखो मैं आंसर बनाने के बाद पहले देखता हूँ, बाद में देख रहा हूँ करेक्ट। ये कि बहुत ही रॉन्ग तरीका है ये करने का। पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो, फिर आप करेक्ट इनकरेक्ट को देखो और फिर नीचे से ऊपर मूव करो। देखो अगर मैं नीचे से ऊपर मूव करता तो टैक्सेस मुझे पहले ही मिल जाता, फिर मैं श्योर हो जाता कि मेरे पास टैक्सेस तो नहीं है, क्योंकि मुझे याद है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर, ठीक है। तो आप एलिमिनेट कर लेते और वहीं पे आंसर निकाल लेते, तो आपका कुछ समय बचता और साथ साथ में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलता। तरीका वही होता है, क्वेश्चंस बनाने वालों की जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है उस पर थोड़ा बहुत समझना होता है, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलो मैं आपको एक चीज़ देता हूँ। मान लो मिडिल क्लास लोग को समझते हैं, ठीक है। एक गवर्नमेंट स्कूल है, मिडिल क्लास लोग हो गए, उन्होंने टैक्स दिया सरकार को, भर के जीएसटी देते हो, इनकम टैक्स देते हो, ठीक है। बहुत सारी टैक्सेस हैं, वैट हो गया, फिर जितनी भी तरीके की टैक्स हैं, आपने टैक्स दिया। गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया स्कूल पे, गवर्नमेंट आपकी टैक्सेस को यूज़ करके आपने इस स्कूल को रन करवाया गया, ठीक है। इस स्कूल में जितनी भी चीज़ें चली, जो भी सुविधा दी गई, वो मान लो कोई एक बीपीएल फैमिली है या फिर कोई पुअर फैमिली है, उसके बच्चे इसमें जा रहे हैं, ठीक है। वो इसको यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो आप रियल में टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स पेयर हो, वो तो अब आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि एक प्राइवेट स्कूल है, वो ना ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करेगा, मतलब मुझे फैकल्टीज अच्छे होंगे, टीचर्स अच्छे होंगे, वेल मेंटेन क्लासरूम होगा, इंफ्रा होगा, लाइब्रेरी होगा, ठीक है, सब कुछ होगा। तो आप क्या कर रहे हो कि चलो कोई बात नहीं है, इवन दो आई एम पेइंग टैक्सेस, बट ठीक है, गवर्नमेंट ने उस क्वालिटी को उतनी अच्छी रखा नहीं है, तो हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखा, मतलब ठीक है आप यहाँ पे कर रहे हो, ज़रूर कर रहे हो, लेकिन जो अपने बच्चों को यहाँ भेजोगे तो कुछ ना कुछ आपको उससे वैल्यू मिलेगी, ठीक है, अलग मिलेगी और फ़ायदा होगा। क्लियर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये स्कूल ए है, ये स्कूल बी है, एज पर दिस ये आदमी के लिए बी जो है ना वो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है, जो कि ए से अच्छा है, ठीक है। तो इसने इसको कंसिडर किया, क्लियर है, तो इसने इसको कंसिडर किया, ये ध्यान रखना है। तो हमारा स्टेटमेंट तो ये करेक्ट हो गया, तो हमारा ये हो गया, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट। सेकंड कह रहा है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड कैन बी ज़ीरो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड कैन बी ज़ीरो। देखो तो बेसिक है, जो फार्मूला होता है फॉर टू कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस बेसिक क्या है, आपको कंपेयर करना है नेट बेनिफिट ऑफ वन चॉइस विद द बेनिफिट ऑफ अदर ओपिनियन ऑप्शन, ठीक है। आपने दूसरा ऑप्शन लिया, लेकिन क्या आपको दूसरा ऑप्शन लेने के बाद कोई बेनिफिट हो रहा है? अगर बेनिफिट हो रहा है तो देयर इज सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो भी हो सकता है। जैसे क्या हो गया वैसा भी हो सकता है, जिसने ए ऑल्टरनेटिव लिया या आपने बी लिया, दोनों को लगभग सेम बेनिफिट हो रहा है। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन कौन सी चीज़ों की लगभग ज़ीरो होगी, जैसे फ्री गुड एयर, वाटर, सनशाइन, ये सारी चीज़ों की फ्री मिल रही है हमारे एनवायरनमेंट में। आप लो, अंबानी लेगा या कोई भी लेगा, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नहीं यहाँ पे, जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि इनका जो टोटल सप्लाई है वो टोटल डिमांड से एक्सीड कर जा रहा है। तो यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है आपको उसको लेने के लिए, ठीक है। चलिए, और इसके साथ साथ पहली बात तो सबसे मेन कंसर्न ये होगा कि देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप बिना एयर तो रह नहीं सकते हो। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व इन द केस ऑफ पब्लिक गुड्स सिंस इट्स फ्री, ठीक है। ये देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स सिंस इट्स फ्री। तो अगर हम लोग बात करें देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स सिंस इट्स फ्री, देखो स्टेटमेंट सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पब्लिक गुड्स जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गया,
डिफेंस हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। गवर्नमेंट कुड स्पेंड दैट मच मोर मनी ऑन स्ट्रीट लाइट्स रैदर देन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नॉट जीरो। अगर हम लोग इसको समअप करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक गुड्स, इट्स नॉट रियली एनी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सिचुएशन। सो ये हमारा इसमें रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है रिटर्न्स कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली यूजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज। देखो एक लिमिटेशंस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, सिंपल सा लिमिटेशन यही है कि फ्यूचर रिटर्न्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे एक्यूरेटली, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फ्यूचर रिटर्न्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकोगे। मान लो एक सरकारी स्कूल में भेज रहा था, एक प्राइवेट स्कूल में भेज रहा था, ये जरूरी थोड़ी ना जो प्राइवेट स्कूल में गया बच्चा वो बहुत अच्छा कर लेगा, या फिर जो सरकारी में गया वो साफ बेकार हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है ना। तो आपको जो आउटकम्स होगा वो आप पहले से नहीं जज कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट है टू मेक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। सो रिटर्न्स कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप कहीं भी कभी भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। कह रहा है द जीडीपी डिफ्लेक्टर मेनी अ टाइम अंडर एस्टिमेट द ट्रू इन्फ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेक्टर मेनी अ टाइम अंडर एस्टिमेट, मतलब अंडर एस्टिमेट कर लेता है ट्रू इन्फ्लेशन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रीजन फॉर दिस फिनोमिनन। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है वो कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर देता है ट्रू इन्फ्लेशन को, ठीक है। देखिए कह रहा है इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी डिफ्लेक्टर प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जब हम लोग जीडीपी डिफ्लेक्टर को कैलकुलेट करते हैं तो जो प्राइसेस होते हैं डोमेस्टिकली, देखिए जहाँ भी जीडीपी टर्म है ना वहाँ पे आंख बंद करके बात कीजिएगा टेरिटरी का, ठीक है। जहाँ पे नेशनल इनकम की बात है वहाँ पे बात कीजिएगा सिटीजन्स की, रेसिडेंट्स की, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको पकड़िए। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर मेजर करता है प्राइवेट प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स ओनली सिंस इंपोर्ट्स जो होते हैं, इंपोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड आउट इन द जीडीपी फार्मूला। इंपोर्टेड जो गुड्स होते हैं वो पार्ट ऑफ जीडीपी नहीं होते हैं एंड डू नॉट शो अप इन द जीडीपी डिफ्लेटर। जैसे कि मान लो कहीं पे कोई प्राइस इंक्रीज हुआ है किसी कार में, या फिर मान लो कोई जापानीज़ कार है वहाँ पे और उसको बेचा गया इंडिया में, ये इफेक्ट्स करेगा सीपीआई या डब्ल्यूपीआई को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीडीपी डिफ्लेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हमारा पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। पूछ कह रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। सेकंड कह रहा है इट ओनली इंक्लूड्स अ लिमिटेड बास्केट फॉर कमोडिटीज एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है प्राइसेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे जैसे और सारा अदर मेजर्स है सीपीआई डब्ल्यूपीआई, तो ये बेस्ड होता है लिमिटेड बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। सो सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई जो होता है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है हमारे इंटायर इकोनॉमी को, लेकिन जीडीपी डिफ्लेक्टर करता है। थर्ड कह रहा है इट कम्स विद अ लैग एज इट इज़ अवेलेबल ऑन द क्वार्टरली बेसिस। बिल्कुल ये क्वार्टर पे अवेलेबल है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई मंथली है। सीपीआई की बात करें तो 14 फरवरी को आता है, डब्ल्यूपीआई की बात करें तो सीपीआई की बात करोगे तो 12 फरवरी को आता है, डब्ल्यूपीआई की बात करो 14 फरवरी को आता है। हालांकि देखो डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इट कम्स विद अ लैग एज एन अवेलेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस, बिल्कुल क्वार्टरली बेसिस पे अवेलेबल है, ठीक है। और ये इसकी एक थोड़ा सा डिमेरिट है, ठीक है। तो हमारा क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 और 3 करेक्ट है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखिए पूछ रहा है क्लोज्ड इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी इन विच, सीधी सी बात है, नीदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स टेक्स प्लेस। कोई यहाँ से अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, वो वाली कंडीशन, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लोज इकोनॉमी जो होती है इज़ वन जो कि इंटरेक्ट नहीं करती है इकोनॉमी ऑफ द अदर कंट्री। एक एब्सेंस होता है इंपोर्ट्स का या एक्सपोर्ट्स का। इसका मतलब यही है कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने डोमेस्टिक डिमांड्स के लिए, और ऐसा कोई भी इकोनॉमी नहीं है जो कि कम्प्लीटली क्लोज्ड है। ब्राज़ील जो है वो इंपोर्ट करता है लिस्ट अमाउंट ऑफ गुड्स इन द वर्ल्ड व्हेन मेजर्ड एज अ पोर्शन ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड का मोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी है। इवन नॉर्थ कोरिया भी उतना क्लोज नहीं है जितना ब्राज़ील क्लोज है, सेल्फ सफिशिएंट है इन चीज़ों के लिए। चलिए मेल्ट डाउन, रेसेसन, स्लो डाउन। रेसेसन मतलब एक क्वार्टर में डाउन हुआ, Q1 में मान लो, Q2 में और डाउन हो गया, ठीक है। तो लगातार 2 क्वार्टर में डाउन हो गया, नेगेटिव ग्रोथ हुआ तो रेसेसन होता है। तो फॉल इन ग्रोथ रेट तो आप कह ही नहीं सकते हो, ठीक है।
जैसे अगर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक मेल्टडाउन की बात कर लेते हैं पहले। जो कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक मेल्टडाउन का, वो एक इकोनॉमिक कॉलिप्स की बात करता है। कारण हो सकता है फिनेंशियल कंडीशंस जैसे रेसिशन, बैंक्रप्सी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी ट्रबल में होती है फॉर ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। इससे क्या होता है, देयर इज फॉल इन स्टॉक प्राइसेस। देखो मेल्टडाउन से रिलेट करोगे तो स्टॉक प्राइसेस से रिलेट कर देना, ठीक है। फॉल इन द स्टॉक प्राइसेस इस वक्त में ड्यू टू द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ड्यू टू द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ व्हाट, ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट मैच्ड है। सेकंड रेसेशन का फॉल इन ग्रोथ रेट। ऑलरेडी रेसेशन रेफर्स टू 2 क्वार्टर ऑफ कंटिन्यूड नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, जो कि एक स्लाइड इन जीडीपी को बताता है। सो जस्ट फॉल इन ग्रोथ रेट रेसेशन को लीड नहीं करता है। जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें 10% से 5% हुआ मान लो किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो ये कंडीशन नहीं है रेसेशन का। लेकिन अगर ग्रोथ रेट चेंज किया फिर -5% चला गया फॉर 2 क्वार्टर, जैसे मान लो 10% से 5%, फिर 5% से 0 या फिर और नेगेटिव चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, रेसेशन कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा रॉन्ग हो गया। क्लियर है। सेकंड रॉन्ग हो गया तो एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो फिर वेट करते हैं थोड़ा सा। स्लो डाउन की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन एक ऐसा पीरियड होता है स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ का। टिपिकली बेसिकली इसको मॉडिफाई किया जाता है बाय डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और रियल जीडीपी में फॉल होगा, लेकिन ये रियल जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ होगा, लेकिन ये फॉल इन जीडीपी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये रॉन्ग हो गया। क्लियर है। तो हमारा सिर्फ 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा है एन अंडर डेवलप्ड इकॉनमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, सीधी सी बात है भाई, पहले बता देता हूँ। लो पर कैपिटा इनकम तो सबसे टॉप पे रख लेना, ठीक है। करेक्ट कोड पूछ रहा है, पर कैपिटा इनकम तो सबसे ऊपर रख लेना। देखो जीडीपी चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। कहीं के किसी की औकात देखनी है ना, तो पर कैपिटा इनकम देखो। जैसे मान लो बिहार की देखते हैं, 50,000 रुपये पर साल, ठीक है। 5K भी मंथ नहीं है, ठीक है। तो आप खुद समझ लो क्या हाल है। जीडीपी में मत जाओ, ठीक है। अंबानी अदानी और हमारी आपकी पॉकेट जीडीपी में आती है एक साथ, वो भी साथ आते हैं। तो वो एक दिन का डेली अगर मान लो 1000 करोड़ कमा रहे हैं, आप एक दिन का 700 रुपये कमा रहे हो, तो आप दोनों जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दोनों मिलकर बता रहे हो देश की जीडीपी क्या हो रही है, ठीक है। तो जीडीपी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। पर कैपिटा इनकम की बात करो, पीसीआई क्या चल रहा है, लोग कितने खा रहे हैं, 200 रुपये में भी चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। क्लियर है। चलो, तो बेसिकली लो पर कैपिटा इनकम विल बी कंसीडर्ड इन द फर्स्ट फ्रंट। फिर लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखो पहले बात कर लेते हैं, कोई भी अंडर डेवलप्ड इकॉनमी होगा वो लो पर कैपिटा इनकम, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की लो रेट भी होगी। हाई डिपेंडेंसी रेशियो होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। कमा एक रहा है, खा 5 रहे हैं, ठीक है। तो लो डिपेंडेंसी रेशियो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो ही नहीं सकता है। हाई डिपेंडेंसी रेशियो होना चाहिए। फिर वर्क फोर्स लार्जली ऑन टर्सरी सेक्टर। अरे मेरे भाई, प्राइमरी सेक्टर इंडिया क्यों पीछे है, प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर, जहाँ से कमाई बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। देखो जब बात करते हैं ना 1920s की, ठीक है, तब इंडिया क्यों कहते हैं सोने की चिड़िया थी इंडिया। क्यों थी सोने की चिड़िया पता है? मतलब 1700 की बात कर लो, 1600 की बात कर लो। क्योंकि सोने की चिड़िया इसलिए थी ना, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हम लोग थे और पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर होता नहीं था उतना अच्छा। फिर क्या होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ नहीं था। तो इंडिया मतलब अगर इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है मतलब वाह, इंडिया बहुत अच्छा, सोने की चिड़िया। लेकिन जब बाहर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, इंडिया पीछे पड़ने लगा, क्योंकि इंडिया फिर भी अभी भी 70% हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब पूरी दुनिया आगे निकलने लगी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगा, तो वहाँ पे ग्रोथ तेज़ी से हुआ। रॉ मटेरियल्स मिल ही जा रहा है इधर उधर से, तो वहाँ ग्रोथ हुआ। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, उसको बेची। जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, फिर प्राइस का जो स्ट्रेंथ होता है, मनी वैल्यू बढ़ते चला गया। लेकिन इंडिया अभी भी एग्रीकल्चर पे ही रह गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग अभी भी अंडर डेवलप्ड इकॉनमी में आते हैं। तो हमारा फोर्थ रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक तो है नहीं। 1 और 2 हो जाएगा, आंसर हमारा ही हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ। देखो ये जो फ्रेज है ना, एडम स्मिथ के द्वारा, उनकी किताब है वेल्थ ऑफ द नेशन, वेल्थ ऑफ द नेशन। एडम स्मिथ रिकग्नाइज करते हैं इनविजिबल हैंड को,
मार्केट मैकेनिज्म के कंसिडरेशन में उनका ये मानना है कि इकॉनमी जो है कैन वर्क वेल एक फ्री मार्केट में। एक फ्री मार्केट सिनेरियो होगा तो इकॉनमी अच्छी काम करेगी, जहाँ पे हर लोग काम करते होंगे फॉर हिज हर ओन इंटरेस्ट। वो सजेस्ट करते हैं कि अगर लोग को अलाउ किया जाए कि वो ट्रेड करे फ्रीली, सेल्फ इंटरेस्टेड ट्रेडर्स जो होंगे वो मार्केट में प्रेजेंट रहेंगे और ये एक दूसरे के साथ compete करेंगे, जिससे क्या होगा, मार्केट में पॉजिटिव आउटपुट खुद पे खुद मिलेगी। और ये जो पॉजिटिव आउटपुट मिल रही है, जो सपोर्ट मिल रहा है, उसी को कहते हैं इनविजिबल हैंड सपोर्ट, भगवान का हाथ। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस और प्राइस मैकेनिज्म की बात चल रही है। वेरी गुड क्वेश्चन, आस्क्ड इन CAPF। ठीक है, चलिए। इन इंडिया द टर्म हॉट मनी इज यूज्ड टू रेफर टू इज यूज्ड फॉर हॉट मनी। हॉट मनी की बात कर लेते हैं। देखो, हॉट मनी की बात करेंगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज की बात करते हैं। देखो, दो टर्म होता है, एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। स्टॉक का मतलब साइड के रखे हो, फ्लो का मतलब फ्लो हो रहा है। लिक्विड अगर कोई मनी है, मान लो अगर कैश है ना, तो वो फ्लो मनी है। ठीक है, आपके पास बॉन्ड है, डिवेंचर है, तो वो स्टॉक है। ठीक है, आप पे इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टॉक है, फ्लो क्या है, आपके पॉकेट की मनी। ठीक है, समझो। तो अगर हम लोग हॉट मनी की बात करें तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करेगी। बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज होती है जो कि क्विकली इंटर करेगी और एग्जिट करेगी किसी भी कंट्री के फिनेंशियल मार्केट से। शॉर्ट टर्म गेन्स है ये। ठीक है, चलिए। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ विच आर द फॉलोइंग रिवर कट्स अक्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन कौन सी रिवर कट करती है, ये हमें देखना है। अगर हम लोग बात करें, दो रिवर्स जो क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो हैं साबरमती हैं। ठीक है, साबरमती, माही, काली सिंध, जो कि ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, चंबल की। ठीक है, फिर एक है पार्वती रिवर, ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, चंबल की ट्रिब्यूटरी हैं। देन केन, बेतवा, सोन, दामोदर एंड हुगली रिवर। ये सारी रिवर्स जो हैं वो क्रॉस करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। साबरमती, माही, काली, सिंध, पार्वती। सिंध एंड पार्वती आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर। केन, बेतवा, सोन, दामोदर एंड हुगली। तो देख लीजिए, महानदी तो ऑब्वियस है, महानदी नहीं होगी। ठीक है, महानदी कहाँ पे है, ये कटक में है, उड़ीसा। फिर अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा भी नहीं है, माही है, सोन है एंड बेतवा है। तो 3, 4, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। सो हमें करेक्ट ऑप्शन से चूज करना है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। कह रहा है द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इंडिया ओरिजिनेट आउटसाइड इंडिया। देखिए, अगर आपको ज्योग्राफी को रिवाइज करना है अच्छे ढंग से, तो ज्योग्राफी की घटना चक्र की इंटायर बुक मैंने 18 आवर्स में कंप्लीट की है और वो वीडियो आपको अवेलेबल होगी घटना चक्र के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके आप रिवाइज कर सकते हो। मेरा मानना है, इवन आप UPSC दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, या फिर SSC CGL दे रहे हो, या फिर कहीं कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी आता है, वो बुक जो होगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपको उसके लिए। हाँ, जो अगर आप बात करो UPSC की, तो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उससे लगभग 80% क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो इसलिए। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इंडिया ओरिजिनेट आउटसाइड इंडिया। कौन कौन सी ऐसी रिवर है जो फ्लो तो करती है इंडिया में, लेकिन ओरिजिनेट आउटसाइड इंडिया होती हैं। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट सतलज रिवर की, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रिवर सतलज जो है वो ओरिजिनेट होती है आउटसाइड इंडिया, नियर राकसताल एट माउंट कैलाश। राकसताल एट माउंट कैलाश। ठीक है, कहाँ पे, तो तिब्बत प्लेटियो में। ये इंटर करती है इंडिया में थ्रू सिपकी पास। ठीक है, चलिए, तो हमारा फर्स्ट तो हो गया। ब्रह्मपुत्रा बहुत ही फेमस रिवर, सबको पता है। ब्रह्मपुत्रा एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो ओरिजिनेट होती है आपको कैलाश रेंज ऑफ हिमालय से। बाद में ये फ्लो करती हैं तिब्बत से और फिर एंटर करती हैं अरुणाचल प्रदेश में और फ्लो करती हैं थ्रू असम एंड बांग्लादेश। फिर ये बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन करती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है और गंगा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इंदस की बात कर लेते हैं। इंदस एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है एशिया की और एक ट्रांस हिमालयन रिवर है साउथ एंड सेंट्रल एशिया की। कैलाश रेंज ग्लेशियर्स मानसरोवर लेक से निकलती है और ये सोर्स है इंदस रिवर की। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है।
यमुना की बात कर लेते हैं। सोर्स ऑफ यमुना जो है वो लाई करता है यमुनोत्री ग्लेशियर में, जो कि साउथ वेस्टर्न स्लोप ऑफ बांदेरपूछ पीक है, बांदेरपूछ पीक है, जो कि लाई करता है मुशौरी रेंज में, लोअर हिमालयाज में, नॉर्थ ऑफ हरिद्वार उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। गंडक की बात कर लेते हैं। गंडक रिवर बेसिकली ये ग्लेशियल जो सदर्न तिब्बत की है, लगभग नियर नेपाल बॉर्डर के पास, वहाँ से निकलती है गंडक रिवर, जिसको हम लोग नारायणी रिवर भी कहते हैं। यह फॉर्म करती है फॉर्म होती है बाय द यूनियन ऑफ काली एंड त्रिशूली रिवर। बाद में मर्ज होकर के ये जंक्शन बनाती है, इंडिया और नेपाल की एक बॉर्डर भी फॉर्म करती है। ठीक है, चलिए, तो हमारा गंडक भी करेक्ट है। तो 1, 2, 3 एंड 5 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर को हमें बताना है, वो भी अरेंज करना है। ठीक है, वो भी अरेंज करना है। चलो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर एज फॉलोज। देखो, सबसे पहले देखते हैं स्वर्णरेखा रिवर को देख लेते हैं। स्वर्णरेखा रिवर ओरिजिनेट होती है आपको रांची प्लेटियो से, झारखंड में, बॉर्डर फॉर्म करती है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का इन द लोएस्ट कोर्स। ठीक है, तो झारखंड, बंगाल, तो ये तो पता चल गया झारखंड एंड बंगाल वाला रीजन, तो आप मैप पे एक बार इमेजिन कर सकते हो कहाँ से कहाँ निकल रही है ये। ठीक है, तो ये आपको ऊपर वाले रीजन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो हम अगर अरेंज करने की बात करेंगे, ब्रह्मणी, पेन्नार, बैतारनी और वैगई। अब आगे देख लेते हैं स्वर्णरेखा रिवर। अगर हम लोग बैतरनी की बात कर लेते हैं, इज़ वन ऑफ द 6 मेजर रिवर्स ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो बैतारनी रिवर जो है वो एक सोर्स ऑफ वाटर है एग्रीकल्चरल इरिगेशन के लिए उड़ीसा में। एक मेजर पोर्शन ऑफ रिवर बेसिन जो है वो लाई करता है विद इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। कुछ पैचेस जो है वो अपर रीच लाई करता है, अपर रीच का जो पार्ट है वो झारखंड स्टेट में भी लाई करता है। ठीक है, ब्राह्मणी की बात कर ले, एक मेजर सीजनल रिवर है उड़ीसा स्टेट की, ईस्टर्न इंडिया में। ब्राह्मणी जो है वो फॉर्म करता है बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ संख और साउथ कोयल, संख और साउथ कोयल के कॉन्फ्लुएंस पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो ब्राह्मणी रिवर है वो आपको सदर्न बिहार स्टेट में भी फॉर्म करती है, और ब्राह्मणी फ्लो करती है 480 किलोमीटर रेंज में। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें तो ये नदर्न ब्रांच है महानदी रिवर की, और ये बाद में एम्प्टी हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अगर हम लोग पेन्नार रिवर की बात कर लेते हैं, पेन्नार, जिसको हम लोग पिनाकिनी, पेन्नार, पेन्नेरू कहते हैं, यह एक मेजर रिवर है पेनिनसुला का। पेन्नार रिवर जो है वो आपको चन्नकेश्वर हिल, जो कि नंदीदुर्ग रेंज में पड़ती है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी कर्नाटक वाले रीजन में। ठीक है, तो आप तो क्लियरली इसको समझ सकते हो किस रेंज में जा रही है ये आंसर। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। तो देखो, स्वर्णरेखा सबसे पहला हो जाएगा, तो 2 हमारा फर्स्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो या तो ये होगा या ये होगा, ये ऑप्शन में होगा। क्लियर है? अब अगर बात कर लेते हैं वैगई रिवर की, चलो वैगई रिवर की बात कर लेते हैं। तो वैगई रिवर की बात कर लेते हैं। अगर वैगई की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है आपको वर्षनाडु हिल ऑफ वेस्टर्न तमिलनाडु में। ये इनिशियली फ्लो करती है नॉर्थ ईस्ट थ्रू द कंबन, और जो वर्षोनंद हिल है वहाँ पे, और ये सेंट्रल रिचेज इसका जो होता है वैगई का, वो फ्लो करती है ईस्टवर्ड फ्रॉम द वैगई रिजर्वायर एट नरसिंहपुरम। तो जगह का लोकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तमिलनाडु याद रखना, इतना दिमाग में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा स्वर्णरेखा, देन हो जाएगा बैतरनी, देन हो जाएगा ब्राह्मणी, देन वी विल गो फॉर पेन्नार, एंड देन वैगई। ठीक है, 2, 4, 1, 3, 5, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए ब्रूनेर, बंजार, दूधी, तावा, ओशांग रिवर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। देखो, इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जॉट, टेल, ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसको बताने के बाद आप मुझे बताना कि केन बेतवा जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चला था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट रहा था, यहाँ पे कौन सा टाइगर रिजर्व है ये भी मुझे बताना। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है नर्मदा रिवर की। नर्मदा जो है वो लार्जेस्ट है ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया। ये राइज करती है वेस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द अमरकंटक प्लेट्यू, सादोल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वहाँ से, और ये फ्लो करती है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। वेस्ट में जाएगी तो रिफ्ट बनाने की कोशिश करेगी, रिफ्ट वैली बनाती है बिटवीन द विंध्यन रेंज ऑन द नॉर्थ ऑफ द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ। ठीक है ना, विंध्यन में नॉर्थ से और सतपुरा में साउथ के रेंज से।
ठीक है। इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करें इसके सोर्स से अमरकंटक से, तो लेंथ आपको याद नहीं रखना है, बट फिर भी जान लो लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है। यह फ्लो करती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, के आसपास से। क्लियर है। और जो रिवर्स के नेम दे रखी है ये ट्रिब्यूटरीज हैं आपको नर्मदा रिवर के, ठीक है। खास करके जब आप MPPCS दे रहे हो ना, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और UPSC दोगे तो, ठीक है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन रिवर ओरिजिन नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन इजिली गो थ्रू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता चल जाता है कहाँ कहाँ से। देखो, नर्मदा की बात कर ले तो ये सिंपल सा है, नर्मदा ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू से, तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। कितना करेक्टली मैच्ड ये पूछ रहा है तो आसानी है बनाना। सेकंड देख लेते हैं, दे रहा है गोदावरी सतपुरा हिल, तो देखो गोदावरी राइज करती है आपको त्रिमकेश्वर प्लेट्यू, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से, सतपुरा से नहीं, तो इसको यहीं कट कर दो। तीसरा की बात कर लेते हैं, थर्ड की, कृष्णा की, कृष्णा त्रिमकेश्वर प्लेट्यू, ठीक है। तो ये भी करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि कृष्णा जो रिवर है वो सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, जो राइज करती है नियर महाबलेश्वर साहेद्री हिल से। इसकी टोटल लेंथ लगभग 1400 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा ये भी रॉन्ग हो गया। कावेरी की बात कर लेते हैं, कावेरी राइज करती है आपको ब्रह्मगिरी हिल से, ठीक है ना, ब्रह्मगिरी हिल से राइज करती है। तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, तो ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कह रहा है विथ रेफरेंस टू रिवर तापी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। रिवर तापी को कंसीडर करते हुए हमें स्टेटमेंट्स को देखना है। देखो, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन आपको लग सकती है वियर्ड कभी कभी, इसका रीज़न ये है कि जो मेरा जो बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है ना, वो कभी कभी मिक्सड रहा है, कभी साउथ इंडिया, फिर कभी ईस्टर्न इंडिया जहाँ पे उड़ीसा को कवर करता है, फिर मैं बेसिकली हूँ आपको बिहार से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई इनिशियल फेज से ही, तो फिर प्रोनाउंसिएशन तो वैसे भी इधर उधर हो ही जाता है ना। चलिए, विथ रेफरेंस टू द रिवर तापी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू, पूर्णा एंड पंजरा आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर तापी, इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, इट फ्लोज एक्सक्लूसिवली इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात। चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं, रिवर तापी जो है वो ओरिजिनेट होती है नियर मुलतई रिजर्व फॉरेस्ट, जो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अमरकंटक प्लेट्यू वाला ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है। चलिए, सेकंड देख लेते हैं, द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ तापी रिवर जो है वो है सुकी, गोमई, अरुणावती एंड द अनेर। सुकी, गोमई, अरुणावती एंड अनेर। देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी कुछ ना कुछ ट्रिक बना लूँ, आप भी बना लिया करो। जो कि ज्वाइन करता है आपको राइट बैंक से, और जो लेफ्ट बैंक से ज्वाइन करता है वो है आपको भागोर, दमरावती, बुरई, पंजरा, ठीक है ना। और भी है कुछ, बोरी हो गया, गिरना हो गया, पुरना हो गया, मोना हो गया, सिपना हो गया, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जा रहा है। अब देखिए, रिवर तापी फ्लो करती है रिफ्ट वैली से, और इट ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रिवर नर्मदा एंड तापी जो दोनों हैं वो रिफ्ट वैली फॉर्म करती हैं, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ कह रहा है इट फ्लोज एक्सक्लूसिवली इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात, तो अगर बात करें तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे फ्लो करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। 2 और 3 करेक्ट है, ओनली 2 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे वो तो आ ही गया। नेशनल पार्क रिवर फ्लोइंग, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क से केन रिवर, मानस से, मानस में औरंगोटांग बहुत फेमस है, बराक रिवर, ठीक है। सिमलीपाल, महानदी, महानदी इज इन ओडिशा और मोस्टली इन कटक, हीराकुंड डैम इज ऑन देयर। और साथ साथ में ही महानदी में जहाँ कटक में और क्या है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म वहीं हुआ था। और राइस बाउल ऑफ इंडिया, नहीं राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, या राइस इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, सॉरी राइस इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें तो केन रिवर पास करती है पन्ना नेशनल रिजर्व से, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो था, वहाँ पे कोर टाइगर एरिया जो पन्ना का था वो आपको कुछ सबमर्जेंस में आ रहा था, इसके कारण बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है भाई साहब, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड की बात कर लेते हैं। रिवर मानस जो है फ्लो करती है मानस नेशनल पार्क फ्रॉम द गॉर्जेस ऑफ भूटान एंड स्प्लिट इनटू 2 मेजर स्ट्रीम, ठीक है। तो वहाँ पे बराक रिवर मानस से नहीं पास करती है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। सिमलीपाल, बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें, देखिए, एक है आपको बैतरनी एंड स्वर्ण रेखा, ये 2 जो रिवर है ना वो फ्लो करती हैं सिमलीपाल से, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर नेशनल पार्क जो है वहाँ पे आपको ऑलिव रिडल टर्टल भी आती हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जिसको डिजिग्नेट किया गया है अंडर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR के अंडर में, यूनेस्को
के मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम जो मैप प्रोग्राम होता है उसके अंदर में। रिवर महानदी पास करती है आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व में, ठीक है ना। तो महानदी जो रिवर है वो सतकोशिया टाइगर रिजर्व से पास करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा ये भी रॉन्ग हो गया। नागरहोले टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ये ड्रेन होती है रिवर काबिनी, काबिनी यहीं पे रिवर ड्रेन होती हैं, ठीक है। लक्ष्मणा तीर्थ, नागरहोले रिवर, काबिनी रिवर जो है वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी है आपको रिवर कावेरी की सदर्न इंडिया में। तो ये करेक्ट है। 1 और 4 करेक्ट है, तो ओनली 2 हो जाएगा हमारा आंसर। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स देख लीजिए, चंबल, विंध्यास, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट अगर हम लोग बात कर ले तो पहला करेक्ट है, चंबल राइज करती है आपको जानपो हिल से विंध्यन रेंज में, तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। सोन की बात कर लेते हैं, सोन राइज करती है नियर अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश, तो ये भी करेक्ट है। बनास रिवर की बात कर लेते हैं, बनास रिवर राइज होती है अरावली हिल में, ना कि महादेव हिल में, तो ये रॉन्ग हो गया। दामोदर रिवर की बात कर लेते हैं, अगर आप दामोदर को समझोगे तो दामोदर रिवर राइज करती है पलामू हिल से छोटा नागपुर प्लेट्यू में और फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा सिर्फ 1 करेक्ट है, तो आंसर ये हो जाएगा। चलिए, कह रहा है द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, इसमें से कौन सी रिवर है जो अरेबियन सी में फ्लो करती है? फ्लोज इनटू अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी। चलिए, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट रिवर की, माही, तो माही करेक्ट रिवर है। माही रिवर राइजेस फ्रॉम द नदर्न स्लोप ऑफ विंध्यान इन मध्य प्रदेश, और ये फ्लो करती है आपको स्टेट्स ऑफ एमपी, राजस्थान एंड गुजरात, और ये ड्रेन करती है अरेबियन सी में थ्रू द गल्फ ऑफ खंबात। तो गल्फ ऑफ खंबात याद रखिएगा, आपको ये ध्यान रहेगा। तो हमारा फर्स्ट माही तो क्लियर है। देखो, वैगई की बात करें, यह एक माइनर पेनिनसुलर रिवर है जो ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, तो ये कट हो गया। लूनी रिवर, तो ये तो इनलैंड रिवर ही है, मतलब लैंड में ही निकल के लैंड में ही खो जाती है, ठीक है। तो लूनी इज द ओनली मेजर रिवर इन द रीजन ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान, और ये राइज करती है अरावली और ड्रेन करती है रन ऑफ कच्छ में विदाउट गेटिंग अ चांस टू रीच इनटू द अरेबियन सी। इनको मंजिल नहीं मिल पाती है, ठीक है। ये यूपीएससी के लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाता इनका। चलो, मांडोवी की बात कर लेते हैं। मांडोवी एक इस फ्लोइंग स्ट्रीम है जो कि एक फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम है जो राइज करती है वेस्टर्न घाट्स में एंड फ्लो करती है वेस्टवर्ड इनटू अरेबियन सी में, ठीक है। और ये मेजर रिवर है मांडोवी गोवा का। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4। 1 और 4 विल बी करेक्ट। आंसर करेक्ट ही पूछ रहा है, ये मैच कर लिया करना हर क्वेश्चन में, नहीं करोगे तो पछताओगे। चलो, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिवर, हीराकुंड डैम महानदी, भाखरा नांगल सतलज, गांधी सागर डैम बनास, नागार्जुन सागर डैम गोदावरी। चलिए, करेक्ट करते हैं इसमें। अगर हम लोग बात करें हीराकुंड, तो ये तो महानदी रिवर इस पे है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं भाखरा नांगल डैम, ये बिल्ड किया गया था सतलज रिवर पे, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में, और ये फॉर्म करती है गोविंद सागर रिजर्वायर के पार्ट पे, ठीक है। गांधी सागर डैम की बात कर लेते हैं। गांधी सागर डैम वन ऑफ द 4 मेजर डैम्स बिल्ट इन चंबल रिवर। 4 मेजर जो डैम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन से 4 मेजर डैम है, जिसमें एक तो गांधी सागर डैम है, तो चंबल पे है, बनास पे नहीं है। नागार्जुन सागर डैम की बात कर लेते हैं। नागार्जुन सागर डैम की बात कर लेते हैं, कृष्णा रिवर पे बिल्ट है नागार्जुन सागर, जो कि लोकेटेड है बाउंड्री बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो गोदावरी रॉन्ग आंसर हो गया। हमारा 2 आंसर करेक्ट है, आंसर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वाटरफॉल एंड रिवर्स, दूध सागर, मांडोवी, धुआंधार, नर्मदा, गरशुप्पा, सारावती, एलिफेंट, गोदावरी, ये सारे आपको वाटरफॉल्स हैं। बताना है कौन से रिवर्स के वजह से फॉर्म करते हैं। देखो, अगर दूध सागर की बात कर ले तो ये फॉल करती हैं इन 4 टियर वाटरफॉल ऑन मंदोवी रिवर गोवा, जिसकी हाइट है लगभग 1020 फीट। देखो, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो सबसे बड़ा है वो याद रखना, सबसे छोटा है वो याद रखना, ठीक है ना। 1020 फीट इसकी हाइट है। और दूध सागर वाटरफॉल, जिसको हम लोग सी ऑफ मिल्क भी कहते हैं, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ कर्नाटक, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ के आसपास भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दूध सागर तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देख लेते हैं, धुआंधार हिल जो है, धुआंधार फॉल जो है, जिसको हम लोग धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं, लोकेटेड है आपको जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, और ये क्रिएट किया गया है रिवर नर्मदा के द्वारा थ्रू द गॉर्ज ऑफ मार्बल रॉक्स इन भेड़ाघाट। जो वाटरफॉल है वो 30 मीटर हाइट का है और मैग्निफिसेंट लगता है देखने में, तो ये हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। गसुप्पा फॉल के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको फॉल जो क्रिएट किया गया है रिवर सारावती के द्वारा, जो लोकेटेड है आपको वेस्टर्न घाट में नियर कर्नाटक के आसपास, ठीक है ना। इसको हम लोग दे आर ऑल्सो कॉल्ड जॉग फॉल्स एंड जगोडा गुडी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये करेक्ट गसुप्पा जो है सारावती रिवर की वजह से क्रिएट किया गया है, ठीक है। ये देख लेते हैं, तो कर्नाटक में है, सारावती पे लोकेटेड है ये, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। एलिफेंट फॉल के बारे में बात कर लेते हैं। सिचुएटेड है आपको आउटस्कर्ट्स ऑफ द मेन सिटी ऑफ शिलोंग, मेघालय में है,
ठीक है। तो गोदावरी कहाँ से हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर मेघालय की बात करें, ये इसको लोकली क्या कहते हैं हम लोग, काकाशिन कहते हैं, लाई पेटांग ये भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है 3 स्टेप्स वाटरफॉल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय में है तो ऑब्वियस है ये जो रिवर होगा वो गोदावरी में नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो हमारा 1, 2 एंड 3 करेक्ट है, तो ओनली 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली माउंटेन, अरावली से कौन सी रिवर निकलती है, ठीक है। देखो, अरावली से निकलने की बात कर ले तो अरावली हिल रेंज जो है वो ओल्डेस्ट रेंज है फोल्ड माउंटेन्स का इंडिया में। इसका जो स्पैन है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है ना। और ये इको सेंसिटिव जोन में भी आती है। सेवरल रिवर्स इंक्लूड कौन कौन सी, बनास, लूनी, सखी, साबरमती, वो राइज करती हैं आपको अरावली हिल से, ठीक है। तो 2, 4, 5 तो करेक्ट हो गया, ठीक है। चंबल नहीं निकलती है इससे, माही नहीं निकलती है, ठीक है। तो 2, 4, 5 तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिवर ऑफ दिस सिस्टम चेंजेस देयर कोर्स फ्रिक्वेंटली, ठीक है। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो, जो हिमालय से लेके आती है ना सिल्ट्स, ग्रेवल्स, तो वो क्या करती है ना, जैसे जैसे रिवर्स वीक पड़ती है तो वो ढेर जम जाता है, ठीक है। ढेर जम गया तो वो हाइट हो गई, उसकी हाइट हो गई, तो जब नेक्स्ट टाइम रिवर आएगा ना तो यहाँ पे उसको बर्डन फील होगा, तो वो अपने कोर्स को शिफ्ट कर लेगी, वो इधर से फ्लो करने लगेगी। ऑब्वियस है, उसको मिलेगा हिल, छोटा सा खुद का बनाया हुआ डिस्ट्रक्शन मतलब पाथ, तो उससे क्या होगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही होता है कोसी रिवर में, जिसकी वजह से कोसी रिवर जो है वो सौरभ विहार है और उस पर हम लोग कुछ बना नहीं पाते हैं। सीधी सी बात है, कुछ भी अगर आप उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे, जब उसका पाथ ही चेंज होते रहता है, बार बार पाथ चेंज हो रहा है, क्योंकि वो सिल्ट लेके आ रहा है और वो एक जगह इकट्ठा कर देता है। एक जगह इकट्ठा कर दिया तो हिल बन गया, हिल बन गया तो क्या होगा, आसपास से निकल जाएगी रिवर, उसको तो फॉलो कर नहीं पाएगी, ठीक है। कह रहा था गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम फ्लोज टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ द डाउन थ्रस्टिंग ऑफ द मालदा गैप। मालदा गैप को पता ही होगा, मालदा फॉल्ट जो है, ठीक है। बेसिकली हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इवॉल्व हुआ है, लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। मिड प्लेस्टोसीन पीरियड की बात कर ले तो द डाउन थ्रस्टिंग ऑफ द मालदा गैप, जो गैप क्रिएट हुआ, एक एरिया है बिटवीन राजमहल हिल एंड मेघालय प्लेट्यू। जब आप देखोगे ना तो झारखंड का कुछ रीजन और मेघालय कुछ रीजन, वहाँ के अगर हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे या फिर मिनरल की कॉम्पोजिशन देखेंगे तो लगभग मैच करेगा कुछ कुछ, ठीक है। मतलब पता चलता है कि ये जो फॉल्ट था ना, ये जो फॉल्ट क्रिएट हुआ था इंडिया का इस पार्ट में और यहाँ नॉर्थ, ये जो फॉल्ट था ना वो आपस में इकट्ठा था, वो बाद में पहले थोड़ा सा फॉल्ट क्रिएट हो गया उसमें, ठीक है। और इस फॉल्ट की वजह से डाइवर्ट हुआ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम और फ्लो किया आपको बे ऑफ बंगाल में। क्लियर है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हमारा, दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रिवर सोर्स ऑफ ओरिजिन दे रखा है, झेलम, वेरिनाग, घाघरा, मापचा चुंगो ग्लेशियर, दामोदर, अमरकंटक प्लेट्यू, महानदी सिहावा। चलिए देख लेते हैं। जो झेलम रिवर है राइज होती है आपको स्प्रिंग जो है वेरिनाग में, जो कि सिचुएटेड है आपको फुट ऑफ द पीर पंजाल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ द कश्मीर। यह एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंदस की। ये फ्लो करती है आपको श्रीनगर में, उलर लेक में, एंड ज्वाइन करती है चिनाब को नियर जाग इन पाकिस्तान। तो हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए, घाघरा रिवर की बात कर लेते हैं। ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर ऑफ मापचा चुंगो, जो कि लोकेटेड है आपको तिब्बतन प्लेट्यू में। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब दामोदर रिवर की बात कर लेते हैं। तो दामोदर तो कोई बता देगा। दामोदर रिवर जो होती है वो ओरिजिनेट होती है आपको ईस्टर्न मार्जिन छोटा नागपुर प्लेट्यू से, झारखंड में। ये फ्लो करती है डिफरेंट रिवर वैलीज से और फाइनली ज्वाइन करती है हुगली को। बराकर जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। अमरकंटक प्लेट्यू रॉन्ग आंसर हो जाएगा। महानदी की बात कर लेते हैं। महानदी राइज करती है सिहावा, जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसकी ये लगभग 851 किलोमीटर लॉन्ग है। उसकी कैचमेंट एरिया जो है स्प्रेड ओवर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है। ये डिस्चार्ज करती है अपनी वाटर को इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, तो आंसर हमारा ओनली 3 हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्रा तो रिफ्ट से फ्लो करेगी नहीं, दामोदर करेगी, नर्मदा करेगी, तापी करेगी। 2, 3 एंड 4 करेक्ट होगा, ऑब्वियस है, इसमें तो बात करना ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया आज का टेस्ट, ठीक है। टेस्ट 20 बहुत जल्द लाते हैं, ठीक है। थैंक यू।